नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर की श्रृंखला में हमने साथियों जो मॉडल पेपर साइकोलॉजी से संबंधित हमने कल पढ़ा था, 2 नंबर वाला मॉडल पेपर। तो आज हम मॉडल पेपर की श्रृंखला में तीसरा मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आए हैं और ये मॉडल पेपर भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और रीट मुख्य परीक्षा में इस मॉडल पेपर से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल सकते हैं। तो मिलने की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना ही रहेगी। तो साथियों, ये कुल 30 क्वेश्चंस है। इन 30 क्वेश्चंस को आप ज़रूर हल कीजिएगा और कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का जो ये मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो साथियों, जो कथन सत्य नहीं है कुपोषण के प्रभाव के बारे में, तो वो बताना है साथियों। तो आप बताइए साथियों, क्योंकि ये जो हम टेस्ट सीरीज लेकर आए इसमें हमने कुछ विशेष ये किया है कि हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और आप भी साथ में आराम से पढ़ेंगे और आप ही इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे और फिर उसको वेरीफाई करते हुए हम सही उत्तर है उसको बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जो बिल्कुल ही असत्य बात है। तो साथियों, कुपोषण के प्रभाव के बारे में जो सही कथन है उनकी भी बात करते हैं। तो वो हो जाएंगे, यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह कद को प्रभावित करता है, ये भी सही बात है। किसकी बात हो रही है? कुपोषण की, जिसके लिए ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वयःसंधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो साथियों, जो बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है वयःसंधि काल में वो बतानी है। तो बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा, सक्रिय खेलों के साथ स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। यह अभिव्यक्ति बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो अभिव्यक्ति सही है वो कौन सी है? प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, ये वयःसंधि काल में बाह्य अभिव्यक्ति है। फिर आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। तो साथियों, जो विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता वो बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो नहीं सहमति नहीं रखता उसके संदर्भ में। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, ये बिल्कुल ही सहमति नहीं रखता, बल्कि जो मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति रखते हैं वो ऑप्शन देखते हैं साथियों। तो वो है, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। तो साथियों, आगे इसमें क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, जो कथन सही है अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में वो ही बताना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ये बिल्कुल सही कथन है। क्वेश्चन नंबर आगे है 5 नंबर, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या होगा साथियों? देखिए, बताइए। तो साथियों, इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयःसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो साथियों, बताइए जल्दी से।
अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान कौन देता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, समवयस्क समूह है और अध्यापक गण, ये अधिक योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो साथियों किस कथन से सहमत होना चाहिए एक अध्यापक को, बताइए जल्दी से। तो साथियों एक अध्यापक को जो जिस कथन से सहमत होना चाहिए वह कथन है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम क्या है? ये किस प्रकार का उपागम हो रहा है यहाँ पे अध्यापक के द्वारा साथियों, बताइए। खोज उपागम है, मानचित्र निरूपण या समस्या समाधान उपागम है या अन्वेषण उपागम? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो साथियों यहाँ जो उपागम है वो खोज उपागम हो रहा है, जो अध्यापक के द्वारा किया जा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है 9, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो साथियों जो उदाहरण बांडुरा के अवलोकन अधिगम से आधारित नहीं है तो वो बताना है। तो साथियों वो है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो ये बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो साथियों बांडुरा के अधिगम जो अवलोकन पर आधारित जो अधिगम का उदाहरण है वो कौन सा है? विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो साथियों जो संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है वो बताना है किस प्रकार का है। शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव का सिद्धांत है उसके अनुसार बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा असफलता या भग्नाशा। जो संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है वो है भग्नाशा या असफलता। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो साथियों बताइए किस प्रकार का अधिगम है वो बालक के व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुकरण अधिगम, जो बालक के व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित जो कथन सही है वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। विभिन्नता तो हो ही सकती है। तो इस प्रकार से ये कथन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है निम्न चित्र उदाहरण है। ये जो चित्र है ये उदाहरण किसका है? तो साथियों इसमें जैसे दे रखा है स्थापत्य कला है, फिर स्थापत्य में प्राचीन साम्राज्य, मध्यकालीन साम्राज्य, नए साम्राज्य आ गया और ऊपर ये प्राचीन मिस्र कला है, मकबरों की विषय वस्तु है, इस प्रकार से। तो इसका बताना है कि किस प्रकार का ये जो चित्र है ये किस प्रकार का उदाहरण है। तो साथियों देखिए रेखा चित्र का है, मॉडल का है, प्रत्यय मानचित्र का है या बिंदु रेखी चित्र का है, किस प्रकार का है?
तो साथियों ये जो आंसर बताया है ये है प्रत्यय मानचित्र का, ये प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आगे है 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो साथियों प्रक्षेपण तकनीक नहीं है वो बताना है, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो साथियों इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत अध्ययन, ये प्रक्षेपण जो तकनीक है वो नहीं है। लेकिन जो प्रक्षेपण तकनीक है वो कौन सी है साथियों? खेल तकनीक है, चित्र शास्त्रीय परीक्षण है, शब्द शास्त्रीय परीक्षण है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? तो साथियों क्या मददगार साबित नहीं होता? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि, जो मददगार साबित नहीं होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है साथियों? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा G.W. आलपोर्ट के द्वारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो साथियों बुद्धि का मापन है वो किस प्रकार से किया जाता है साथियों बताइए। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा अवाचिक समूह है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो साथियों आगे 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो साथियों बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है, उसे पहचानना है। तो पहचानिए साथियों कौन है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, जो बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो साथियों पिछड़े हुए बालकों की जो विशेषता नहीं है वो बतानी है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम बुद्धि रखते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा है पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है, वो है कम बुद्धि रखते हैं। क्योंकि पिछड़े हुए बालक है वो कम बुद्धि रखे ये जरूरी नहीं है। तो इसकी जो विशेषता वास्तव में कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो ए हो जाएगा अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। पिछड़े हुए बालकों की ये तो विशेषताएं हो सकती है, लेकिन ये कम बुद्धि रखते हैं ये कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि पिछड़ा हुआ बालक ये जरूरी नहीं कि दिमाग से ही हो, अलग अलग स्तर पर पिछड़े हुए होते हैं। जिनका मतलब क्रिकेट में जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती वो क्रिकेट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और जिनको क्रिकेट में जो पिछड़ जाते हैं वो वॉलीबॉल में अच्छा स्कोर कर जाते हैं। इसलिए पिछड़े हुए बालकों को ये नहीं कह सकते कि कम बुद्धि वाले होते हैं, वो अपने एक स्तर पर हो सकते हैं पिछड़े हुए, बाकी स्तर पर अच्छे परफॉर्मेंस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो साथियों बताइए प्रत्यक्ष समायोजन का जो तरीका है वो कौन सा है? तो साथियों वो है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, जो प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। इसमें कौन सा क्वेश्चन वो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। फिर आगे क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में मिलान वाला आ गया है साथियों ये। तो इसमें है सूची ए और ब दी हुई है। इसमें कहा है कि निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें।
तो साथियों एक तरफ सूची ए में दिया हुआ है कि मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा है रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। तीसरा है उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चौथा है क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनका मिलान करना है साथियों, कीजिए मिलान। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 22वें का। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो ये हो जाएगा सी। एल का 2 से मिलान करना है, तो एल का 2 से मिला दिया कि मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ये पलायन हो जाएगा। फिर एम को 4 से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा चिंता। तो इसमें है रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, इसका हो जाएगा चिंता। फिर आगे इसमें 3 नंबर दिया हुआ है, तो 3 का 3 में हो जाएगा। इसमें है उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये प्रतिस्थापन का हो जाएगा। फिर चौथा है ओ 3 से होगा, तो इसको अच्छा इसमें एन का भी 3 दे दिया, ओ का भी 3 दे दिया। ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग इसमें थोड़ा सा गलत ही हुआ है। ऑप्शन तो ये सी होगा इसमें, लेकिन ये कुछ मिस हो गया है यहाँ पे, तो इसको हटा दो एक बार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 23वां क्वेश्चन है शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो साथियों बताइए शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के बोलने में असामान्यता का होना ही शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों की समस्या का सामना करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो साथियों किस प्रकार की कमी पाई जाती है देखिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो साथियों ये है संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो साथियों निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो पूछा है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो साथियों बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो साथियों क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जो उपयुक्त नहीं है वह समस्या बतानी है। तो साथियों वह समस्या है परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये तो समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे इसमें क्वेश्चन है 28 बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो साथियों 2009 की शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत किस पर ध्यान नहीं दिया गया बताइए। तो ये है साथियों 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो RTE 2009 के तहत जिस पर ध्यान दिया गया वो है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, घुमंतु बालकों से प्रवेश को सुनिश्चित करना। ये इन सभी पर ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो साथियों 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना
स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है। ताकि ये सारी बातें क्यों कही गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों 29वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शांति की शिक्षा दी जा सके। ये सभी बातें इसलिए बताई है कि शांति की शिक्षा दी जा सके, उदंडता ना हो। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, मिलान वाला ही है फिर से। तो साथियों इसमें है निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें उत्तर ही बता दूं मैं आपको, आप मिलान कर लेना इसमें। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ए हो जाएगा एल में 1, एल में 1, फिर एम में 3, तो एम का हो जाएगा ये 3, फिर यहाँ पे एन का 4 है तो ये एन का 4, और फिर यहाँ पे ओ का 1 है तो ओ का ये 1 हो गया, और एक पहले भी दिया हुआ है ना, इसको भी गलत ही बताया है इसमें। ये क्वेश्चन प्रिंटिंग में दिक्कत हुई है साथियों, इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दो। तो साथियों हमने ये जो अभी 2 क्वेश्चन तो हटा दो, 28 क्वेश्चन पढ़े हैं। 30 में से ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है 30 क्वेश्चनों वाली, इसके तहत आज हमने तीसरा मॉडल पेपर भी हल कर लिया है। साथियों ये सारे क्वेश्चन है ये ऑथेंटिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी जो एग्जाम में पीछे ये पूछे गए क्वेश्चन पेपर है उनमें से ये मिले हैं। तो इन क्वेश्चनों पर आप भरोसा कर सकते हैं। और साथियों ये जो क्वेश्चन है ये आपको मुख्य परीक्षा रीट की जो फरवरी में एग्जाम होने का जो संभावना बताई जा रही है, यानी उसकी डेट भी आ गई है कि वो फरवरी में होगा, तो उस समय आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और पूरी ही संभावना रहेगी कि इन जितने भी हम मॉडल पेपर निकालेंगे उनमें से 2, 5, 7 जितने भी क्वेश्चन है आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, और पूरी ही संभावना रहेगी। और साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। और साथियों फीडबैक देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मतलब जो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लिख सकते हैं, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए गलत हुए इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और हमें क्या आपको सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव दे सकते हैं। और साथियों ये जो वीडियो है ये बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है, तो अप्रिशिएट करना आपका भी दायित्व बनता है। तो साथियों अप्रिशिएट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, आगे से आगे अपने यार दोस्तों मित्रों को भी अपने साथ शेयर कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए। और साथियों बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार हम आगामी जो मॉडल टेस्ट पेपर है उनकी टेस्ट सीरीज चलाते रहेंगे और आगे और भी वीडियो लाएंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।